पंकज कुमार जी भाई साहब, आरएसएस का अभी जो सरसंघ चालक जी है, सरकारेवा जी की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आया है कि भारत के जो युवा हैं वो संघ से जुड़ रहे हैं, संघ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ज्वाइन आरएसएस पर भी लोग आ रहे हैं और वहाँ जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसका आधार क्या है और क्यों जुड़ना चाह रहे हैं लोग? आप देखो, ये जो सरसंघ चालक जी ने नहीं कहा है, ये आरएसएस के जो मीडिया प्रभारी हैं सुनील आंबेकर जी, उन्होंने कहा है। और उन्होंने जब कहा तो खाली ऐसे ही नहीं कहा, उन्होंने डाटा भी बताए हैं उसमें। आरएसएस की एक वो जॉइन आरएसएस वेबसाइट है, तो उसका जो डेटा है उसके अनुसार उन्होंने कही है ये बात। और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आरएसएस में युवाओं का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आखिर प्लेटफॉर्म चाहिए उनको भी। देशभक्ति का भाव तो है ही युवा में। आप देखेंगे कितनी तेज गति से और देश का जो वातावरण बदला है, तो उसमें युवा को भी एक स्पेस चाहिए। वो वैक्यूम जो है, उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए और कोई है भी नहीं। अभी होते होंगे, सब करते तो होंगे अपने हिसाब से, पर आरएसएस का रोल जो है वो उसमें सबसे बड़ा रोल है। तो आप देखोगे कि शाखा के माध्यम से एक देशभक्ति का जो वातावरण है, उस देशभक्ति के वातावरण में जो युवा का स्वभाव बना है, युवा को वो जगह चाहिए और वो जगह प्रोवाइड कराने का काम आरएसएस कर रहा है। तो आरएसएस की ओर डेफिनेटली लोग आएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लगता है कि आरएसएस में जो युवा जुड़ रहे हैं उसका कारण ये हो सकता है कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो भारत का प्रधानमंत्री एक शाखा से जुड़ा हुआ व्यक्ति बना, और थोड़ा पहले उससे पहले भी अटल जी भी संघ से जुड़े हुए वो भी प्रधानमंत्री बने। पर मोदी जी के आने से थोड़ा एक अलग माहौल हुआ कि आरएसएस का व्यक्ति इतना बड़ा बहुमत से प्रधानमंत्री बना है। तो ये कारण नहीं हो सकता युवा वो देश से संघ से जुड़ रहे हैं? ये तात्कालिक कारण तो आप बता सकते हो, लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना। आरएसएस के प्रोसेस में से निकल करके आया हुआ आदमी राजनीति में आकर के पॉपुलर हुआ, ये सब देख रहे हैं, अच्छी बात है। पर केवल राजनीति थोड़ी, आरएसएस की शाखा में से निकल करके आए लोगों ने तो सोसाइटी में आप देखोगे 50 प्रकार के काम खड़े किए। ये तो एक पॉलिटिकल फील्ड में आपको लीडरशिप मिल गई इसलिए आपको ध्यान में आ रहा है। और 5 पीढ़ियां तो आरएसएस में कंप्लीट हो चुकी। उन 5 पीढ़ियों को अगर आप देखोगे तो लगातार 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 हर बार ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फिर जब ये कहेंगे तो इसमें सार तो है ना कि आरएसएस का काम उसमें युवा है वो लगातार आ रहा है और 5 पीढ़ियों का काम हो गया, कहीं भी गैप नहीं है। हाँ ठीक है, सरकार जो है वो 2014 में बनी होगी, अनुकूल सरकार या स्वयंसेवक प्रधानमंत्री। वैसे स्वयंसेवक प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं और 2014 के बाद से आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये क्रमबद्ध ही बढ़ रहा है, अस्वाभाविक नहीं बढ़ रहा है। तो ये टेक्निकल वर्ल्ड है आजकल का, तो इसलिए नेट पर भी ढूंढ करके लोग आ रहे हैं। हाँ, प्रत्यक्ष शाखा में ही आते हैं, आरएसएस में लोग शाखा में ही लाए जाते हैं और शाखा से आते हुए ही अब टेक्निकल वर्ल्ड है तो लोग ढूंढते हैं, जगह जगह ढूंढते हैं, धरातल पर भी ढूंढते हैं, तकनीकी जगत में भी ढूंढते हैं। तो उनको पास में शाखा नहीं दिखती है, वो अप्लाई कर देते हैं उस पर, ज्वाइन आरएसएस पर। उस डेटा के बिना पर उन्होंने कहा है। अगर आप जाओगे शाखाओं में तो शाखाओं में उनका डेटा वेरीफाई होने जैसा स्वरूप दिख जाता है। वहाँ काले बालों वालों की संख्या सफेद बालों वालों की तुलना में कहीं ज्यादा है। और आप शाम के समय जाकर के विद्यार्थियों को देखोगे तो मैदानों के ऊपर अच्छी मस्त खेल कबड्डी करते हुए वो आपको झुंड के झुंड बाल जवानों के काले बालों वालों के दिखोगे। तो जो डेटा दे रहे हैं वो वेरीफाई भी तो हो रहा है। पर एक चीज़ है कि संघ का जो कार्य है वो डेली वर्किंग का कार्य है, धरातल पे है और रोज जाना पड़ता है। पर जो आरएसएस ज्वाइन से जो लोग जुड़ रहे हैं संघ से, वो तो उनको तो डेली वर्किंग वो कर नहीं पाएंगे, वो रोज शाखा भी नहीं जा पाएंगे। उनको तो केवल अच्छा लग रहा है, हाँ यार आरएसएस नाम का कोई ऐसा है संगठन है, देशभक्ति की बातें करता है, देश विकास में अच्छा उनका काम है। तो वो शाखा से कैसे जुड़ेगा वो, क्योंकि उनको रोज तो शाखा आ नहीं सकता, वो उनकी वर्किंग ही ऐसी है या उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। एक यूथ को क्या चाहिए, यूथ को अपनी यंग आयु के अंदर एम्बिशंस होते हैं, कुछ एम होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ डिवोटी भी उनको फील होती है, थोड़ा इमोशनल एज भी होती है। उस इमोशनल एज में कमिटमेंट बनते हैं, कमिटमेंट तैयार होते हैं। तो आरएसएस जो है उसकी शाखा में आने वाले लोग हैं, उनके पास में हर प्रकार के कमिटमेंट जब बनते हैं तो वो ऐसे नहीं बनते। जैसी उसकी मेंटलिटी है, जिस वे से वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए करना चाहता है, वो सारा आरएसएस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है उनको।
हाँ, शाखा में आने का आग्रह रहता है। संघ कहता भी है कि आरएसएस में अच्छी आदतें बननी चाहिए, संस्कार आने चाहिए, क्योंकि केवल मन में आ जाना कि मुझे अच्छा काम करना है इतना जरूरी नहीं है ना। मन में आना ही प्रारंभिक स्थिति है। मन में आने के बाद में वो करने के लिए एक आदत अभ्यास भी होना चाहिए। जैसे एक जवान है, उसको लगता है कि मैं रोज सुबह उठ करके जरा अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करूंगा, वर्कआउट करूंगा, मैं थोड़ा बैलेंसेबल बनूंगा, शरीर थोड़ा भारी है। वो तय तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन आदत नहीं है उसकी, वो सुबह नहीं उठ पाता, सोचता बहुत है। तो जब तक उसकी आदत में नहीं आएगा तब तक उसका सोचा हुआ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए आरएसएस धीमे धीमे शाखा के माध्यम से रोजाना 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 हैबिट में लाने की कोशिश करता है। हैबिट में आने के बाद में फिर वो अपना एम्बिशन जो भी उसने तय किया है, जो भी एम तय किया है, वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है, तो आरएसएस प्लेटफॉर्म दे रहा है। उसको लगता है कि मुझे मोटिवेशनल वर्किंग करनी है तो वो कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं मुझे देश के लिए जीना है तो वो कर सकता है। उसको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा प्रोफेशन के थ्रू देश की विकास में योगदान करना है, तो आरएसएस ये सारी अपॉर्चुनिटी, अवसर देता है। एक मेंटल लेवल कि मैं किस लिए हूं, मैं कैसे कर सकता हूं, तो ये हैबिट, और एक हैबिट के साथ साथ जिसको हम कहते हैं सत्संस्कार, वो देने का काम है आरएसएस में। इसलिए ऐसा ही नहीं है कि केवल हम शाखा पर लाएंगे, केवल हम खेल कबड्डी कराएंगे। शाखा, खेल, कबड्डी, ये सत्संस्कार, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, एक जिसको कहे तो टीम वाला जो भाव है, टीम वर्किंग, तो वो साथ काम करने का काम, एक दूसरे को साथ लेने का काम, ये सारा शाखा के माध्यम से सिखाते हैं। बाकी तो जैसा उसका मन बनेगा वैसा काम कर सकता है, सब अवसर है। बिल्कुल, आरएसएस ज्वाइन की बात आ गई है तो इन चीज़ों पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए। अगर युवा संघ में आए तो शाखा के मतलब शाखा वर्किंग को छोड़ करके भी ऐसे कितने सारे और काम हैं जो संघ में, संघ से युवा जुड़ करके कार्य कर सकता है। ऐसे कुछ कार्य और जो संघ के हैं उनकी, देखिए आरएसएस की बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी सोसाइटी का एक नेचर रहा है। अगर आप थोड़ा कल्चरल देखेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल नजर मारेंगे, तो हमारी सोसाइटी का एक नेचर है, समाज का एक स्वभाव है कि वो खुद के लिए जीना केवल इसमें अपनी प्रगति नहीं मानता, वो औरों के लिए जीना सीखें, ये उसका एक एम रहता है। तो जब ये एम रहता है तो समाज केवल अपने लिए तो जी नहीं सकता। आरएसएस खुद कोई काम नहीं चलाता। आरएसएस सोसाइटी के उस गुण को उबार करके कि अच्छे काम हम करते जाएं, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसी मेरी इच्छा है, मैं जिस काम से समाज का विकास हो सकता है उसके नाते से वो काम करूं, संघ ये देता है। आरएसएस कोई काम नहीं चलाता। आरएसएस तो एक ही काम चलाता है, वो जिसको संघ की भाषा में कहते हैं व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति संस्कार, व्यक्ति के सद्गुणों को उजागर करना। फिर हाँ, स्वयंसेवक जैसे जैसे स्थान स्थान पर, जगह जगह पर, कहाँ पर क्या जरूरत है, तो जहाँ सेवा की जरूरत होती है वो जुट जाता है। उसको लगता है कि हाँ मेरे पास पड़ोस के अंदर है, जरा इस बस्ती के लोग पढ़े लिखे नहीं है, अक्षर ज्ञान जरूरी है, उनको पढ़ना चाहिए, वो उसमें जुट जाता है। 4 आरएसएस की शाखा में आ रहे युवाओं को समझ में आता है कि जो सरकारी फैसिलिटीज है वो मैं उठा रहा हूं, मुझे मिल रही है, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका नहीं हो रहा। वो 4 लोग मिलकर के डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए पहुंच जाते हैं, वो कैंप लगा डालते हैं। आप पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे पदयात्राएं निकलती है तो दूर दूर से यात्री आते हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए, तो शाखा जाने वाले ऐसे जवान इकट्ठे होते हैं, गांव के लोगों को साथ लेते हैं और आप देखते होंगे राम रसोड़ा वो शुरू कर देते हैं। ये छोटे छोटे लोकल एग्जाम्पल है। इससे देख करके आप टॉप लेवल पे भी देखेंगे, राजस्थान में देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, आरएसएस के लोगों को जरूरत फील हुई, उनको ध्यान में आया कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्व का विषय है, वो शाखा जाने वाले लोग थे। संघ ने बताया ऐसा नहीं है, वो खुद उन क्षेत्रों के थे, उन गांव ढाणियों के थे, उनको वो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, तो इसमें हमको कुछ करना चाहिए। बॉर्डर के लोग हैं, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का संस्कार बनना चाहिए। सरकार से आग्रह होकर के इसकी फेंसिंग, अन्य देशों के अनुभव लेकर के क्या फेंसिंग हमारे देश में हो सकती है क्या, तो सीमा जन कल्याण समिति बनी, काम शुरू हो गया। ऐसी विद्या भारती वगैरह जो संगठन बने जब शुरुआत में थे तो बहुत छोटे से बीज रूप में लगाए गए थे, स्वयंसेवकों द्वारा लगाए गए थे, आज वो बड़े काम हो गए। तो ऐसे आए और ये विकास समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। अभी भी सोसाइटी की लोकल किसी जरूरत को देखा, समाज की आवश्यकता है, इसके लिए कुछ लोगों को लगना चाहिए, कुछ लोगों को अपने आप को होम कर देना चाहिए। तो आरएसएस की शाखा में आने वाले ऐसे ही संवेदनशील, ऐसे भावना प्रधान युवा हैं, वो खड़े होते हैं, उस काम के साथ शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसे खड़े किए हुए इन कामों की संख्या जब देश भर में देखेंगे तो 40 के लगभग तो बड़े संगठन बताते ही हैं, नाम है उनके, जिनका राष्ट्रीय स्तर का है। ऐसे अलग अलग राज्यों के अंदर भी कई सारे काम चल पड़े और उनकी कोई गिनती नहीं है कि जो स्थानीय शाखा में आ रहा है, अपने गांव गली पड़ोस में कोई छोटा सा काम चला रहा है, कोई गायों को पानी पिला रहा है, गांव के अंदर 5 युवाओं ने मिलकर के तय किया कि गोवंश यूं ही घूम रहा है, लो मिलकर के हम गौशाला खोल देते हैं। इनकी गिनती करना थोड़ा कठिन होगा, ये गिनती करेंगे तो मुझे लगता है लाखों में जाएंगे ये काम। तो ऐसा एक युवा ने जो आरएसएस में इस सारा देखा, इस सबको दृश्य को देखा, परिणाम स्वरूप ये एक आंदोलन है अपनी गति और तेजी के साथ पकड़ने लगा है। लोगों में अब चार्म है कि मैंने भी जाना है आरएसएस में। एक बार मेरठ के कार्यक्रम में संघ के प्रमुख पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ऐसा कहा कि देश भर में स्वयंसेवकों के माध्यम से 1,70,000 से भी अधिक सेवा कार्य चल रहे हैं, अलग अलग स्वयंसेवकों के और अलग अलग कार्य क्षेत्रों के अनुसार। तो कुल मिलाकर के संघ के पास आज हर एक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिसपे युवा जुड़ करके कार्य कर सकता है अपनी रुचि के अनुसार। थोड़ा अपन एक संघ के प्रारंभ काल से चलते हैं। संघ के फाउंडर हुए आरएसएस, जिन्होंने संघ की स्थापना की, डॉक्टर हेडगेवार। तो उनका युवा जब वो युवा थे तो उनका कैसा कार्यकाल रहा और उन्होंने इस देश भर में आज़ादी के आंदोलन में और ऐसा कुछ जो उस समय आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, संघ की स्थापना हुई और संघ की स्थापना के बाद में भी। तो थोड़ा आरएसएस जिन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार के बारे में भी कुछ चर्चा की। अब आप देखना एक चीज, आरएसएस से प्रश्न पूछा जाता है, राजनीतिक कारणों से पूछते होंगे, आजादी के आंदोलन, वो पूछते नहीं है, वो तो टैग देते हैं, वो तो बताना चाहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में आप कहीं नहीं थे। अब मैं आपको 4-5 बातें बताता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार 1889 के अंदर उनका जन्म हुआ था। 1889 हम सबको पता है कि 1857 की क्रांति पहले हो चुकी थी, 1889 में ये आए। देश भर के अंदर ही अंदर उबाल था, असंतोष था ईस्ट इंडिया कंपनी से, और अंग्रेजों ने सत्ता हाथ में ले ली थी, संसद के पास में थी, इंग्लैंड की संसद के पास में। 7 साल की आयु में जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने भाव का पहला प्रकटीकरण उनका कर दिया सार्वजनिक रूप से, इंग्लैंड की रानी के राज्याभिषेक बरसी पर उन्होंने मिठाई नहीं खाई और फेंक दिया दोनों। जिसने अपने स्कूल के अंदर अपने करियर को दांव पे लगाया और स्कूल में करियर दांव पे लगा करके वंदे मातरम का उद्घोष करके स्वागत, अंग्रेज अधिकारी अगर आ रहा है तो हम वहां भी उद्घोष करेंगे, ये करके अपना करियर, और केवल दांव पर नहीं लगाया, करियर खतरे में गया ना, स्कूल से निकाल दिए गए, एडमिशन नहीं मिल रहा कहीं, मेडिकल की पढ़ाई करते हुए क्रांतिकारियों के साथ काम करते रहे, इसके एविडेंस हैं। निकनेम तक क्या था उनका, क्रांतिकारी नाम जिसको कोड नेम कहते हैं, वो क्या था वो तक है। उस समय की पुलिस रिपोर्ट्स में उनका नाम है। लौट करके आरएसएस की स्थापना करने के बाद भी, इसके पहले की घटनाएं अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा जीवन पढ़ाई करने के बाद में भी, और कभी कांग्रेस के माध्यम से कभी क्रांतिकारियों के माध्यम से लगातार करते रहे, सत्याग्रह करने के अंदर भूमिका उनकी। आरएसएस की स्थापना होते समय प्रतिज्ञा के अंदर है कि मैं भारत को स्वाधीन कराने के लिए आरएसएस का स्वयंसेवक, संघ का स्वयंसेवक बनाऊं। ये हर संघ में आने वाला स्वयंसेवक करता था ये काम। और उसके बाद में सत्याग्रह करने के उसमें हम सबको पता है कि 2 बार उनको जेल की भी यात्रा करनी पड़ी, 11 महीने की जेल का, वो सबको मालूम है, खुद आज की सरकारों के डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें। तो जिसके जन्म से लेकर के और मरण तक में देश की स्वाधीनता सुनिश्चित हो, इसके लिए संगठन निर्माण, स्वयं की पढ़ाई, स्वयं के करियर को दांव पे लगाना और एक व्यवस्था देश में स्थापित करने के लिए वो व्यवस्था सुरक्षित रहनी चाहिए, तो स्वतंत्र रूप से स्वयं सत्याग्रह के आंदोलन में जाना। उस आरएसएस और उसके फाउंडर के बारे में आज की छोटी सोच वाली राजनीति ये तय करना चाहती है कि वो आजादी में थे या नहीं थे। ये तो स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद ये हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है। हम सबको मालूम है कि 36 साल की अवस्था हो गई थी डॉक्टर की जब उन्होंने संघ स्थापना की। कोई इमोशनल अप्रोच नहीं थी, एक दिन मन के अंदर ख्याल आया कि लो मिलकर के कुछ करते हैं। अच्छे खासे अनुभव, उस मैच्योरिटी के साथ अनुभव उन्होंने लिए, बाल आयु से लेकर के अपना एम तक उन्होंने तय किया, और केवल लक्ष्य तय कर लिया इतना नहीं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितने अनुभव लेने हैं वो सारे उन्होंने लिए। राजनीतिक संगठन में कैसे काम करना होता है, किस तरह से करना होता है, व्यवस्था कैसे खड़ी करनी होती है, दिशा कैसे दी जाती है, ये सब काम किए उन्होंने। अब उस बात को क्या कहना कि कांग्रेस के प्रांतीय पदाधिकारी रहे, लेकिन रहे, सारे अनुभव लिए, व्यवस्थाएं हाथ में रही,
उसके बाद में से उसमें से परिणाम निकला आरएसएस का बनना। थिंकिंग एक थी, हमारा देश है, हमारी सोसाइटी है, उसमें प्रज्ञा है, उसका अपना श्रुत यानी ज्ञान है, वो कभी बंद करके नहीं रहा, सहज व्यवस्था रही है सनातन की, इसलिए जगह जगह आंदोलन भी खड़े हुए, आक्रांता आए, हमने स्वाधीनता संग्राम जो है वो बार बार लड़े, कभी सन्यासी आंदोलन खड़े हो गए, कभी कौन से राजा खड़े हो गए, कभी कौन से राजा खड़े हो गए, लेकिन कुल मिलाकर के लगातार संघर्ष चलता रहा। तो डॉक्टर हेडगेवार यही सोचते थे कि बार बार आते हैं, हमको फिर से कुछ करना पड़ता है, आते हैं फिर से कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये बार बार आते क्यों हैं और वो सफल क्यों होते हैं? तो ऐसा एक देशभक्तिपूर्ण प्रचंड आंदोलन जो समाज की सहज स्थिति को लाए। जैसे पैरालाइज्ड बॉडी होती है, उसको फील नहीं आता, उसको अनुभव नहीं होता, तो ऐसा देशभक्ति का संचार राष्ट्र जीवन की दिशा में ये चलता रहे लगातार, कि ताकि किसी भी स्थान पर हम संवेदनाहीन ना हो जाएं कि हम पर कौन आक्रमण कर रहा है। वेद भी कहते हैं ना, कै काल कहानी मित्राणी को अपि देशों को व्ययागमो। इस व्यवस्था को देने के लिए 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। तो एक ऐसा करके डॉक्टर हेडगेवार का एक दृश्य जीवन, उसका 36 साल की आयु के अंदर संघ की स्थापना के पीछे का एम और स्थापना के पीछे की एक उज्जवल परंपरा कि कैसे जन्म लेने से लेकर के संघ स्थापना, बल्कि अपने अंतिम समय तक, वो कोई बड़े नामचीन परिवार में, बड़े क्रांतिकारी परिवार में जन्म लिए थे, बहुत धनाढ़ इस प्रकार का नहीं था। हम सबको जब डॉक्टर हेडगेवार पर पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि दिन प्रतिदिन के संघर्ष होते थे पारिवारिक चर्या चलाने के लिए। माताजी पिताजी प्लेग के कारण से एक साथ गए, इस सब के दौर में से भी निकल करके एक धरातलीय अनुभव के साथ उसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित। बिल्कुल, डॉक्टर हेडगेवार ने जिस समय एमबीबीएस किया उस समय मध्य भारत के अंदर केवल 58 के आसपास ही डॉक्टर हुए। तो वहाँ के जो एमबीबीएस के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि ढाका से आपके लिए जॉब का एक ऑफर आया है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मुझे समाज का इलाज करना है, व्यक्ति का इलाज नहीं करके समाज के इलाज की तरफ डॉक्टर हेडगेवार बढ़े और 1925 में संघ की स्थापना की। एक पंकज कुमार जी, भाई साहब, एक प्रश्न ये है कि संघ आज शताब्दी वर्ष मनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। 2025 में संघ 100 वर्ष का हो जाएगा और इस शताब्दी वर्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। 1925 में संघ की विचार नीति, 2025 में संघ की विचार नीति या विचार पद्धति, इसमें कोई अंतर आया है या उसी प्रकार से वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के चल रहे हैं? उस समय का जो मध्य भारत प्रांत था, जिसमें सारा आज का विदर्भ क्षेत्र वगैरह, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र आता था, उसमें बहुत सीमित, इन 3 अंकों में तो नहीं थी वो संख्या। उस संख्या में चिकित्सक थे और उस समय एमबीबीएस नहीं होता था, उसका नाम, डिग्री का नाम अलग था, एमबीबीएस नहीं कहते थे। तो ऐसे मिलाकर के एक बाई प्रोफेशन उच्च स्तर की पढ़ाई करने के बाद बहुत सीमित संख्या के थे। चाहते बहुत बेटर करियर बन सकता था, पीजी वगैरह जो उच्च शिक्षा है, शोध वगैरह, वो भी संभव थे। रही बात आरएसएस के वैल्यूज की, जमाना बदलने के साथ, समय आगे बढ़ने के साथ निश्चित रूप से प्रश्न आते ही है कि संघ 1925 और संघ 2025 आप कैसा देखते हैं, निश्चित ये प्रश्न आते हैं। तो दोनों चीजें स्पष्ट रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जड़ता हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। जड़ता के अनेक उदाहरण हम देखते हैं, लोग 1,500-2,000 साल से भी वो अपनी जड़ताएं नहीं तोड़ पा रहे, उनको अपनी मान्यताओं को और पुस्तकीय मान्यताओं को मान करके उस पर भी जड़ताएं हैं। लेकिन 100 साल के संघ में जड़ता नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम आधारभूत छोड़ देते हैं, हम नित्य नूतन हैं लेकिन चिर पुरातन भी हमारे साथ है। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और थोड़ा सा और इसको आसान शब्दों में अगर देखेंगे, समझेंगे, तो नित्य नूतन चिर पुरातन क्या है? हमारा वैचारिक अधिष्ठान जिस विचार को लेकर के चले थे उस विचार पर आज भी कायम है। विचार बिल्कुल नहीं बदला है और न बदलेगा कभी। हाँ, समय बदलने के साथ साथ जो चीजें साथ में जुड़नी चाहिए, तो हम जड़ता नहीं है, हमने वो चीजें ली है। गणवेश परिवर्तन हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे यहाँ क्षेत्र परिवर्तन इत्यादि हुए हैं, हमने भौगोलिक विभाजन आवश्यकता के अनुसार किए हैं, हमने कार्य पद्धति में कई चीजें नहीं थी उनको सम्मिलित किया है। तो अपने अनुभवों के आधार पर हम सीखते जाते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ नई चीजों का समावेश करते जाते हैं। हाँ, वैचारिक अधिष्ठान हमारा ये तय है, इसलिए हम जब कहेंगे तो नित्य नूतन है, उसके साथ चिर पुरातन है। विचार अधिष्ठान कभी नहीं बदला है। दिखने वाली भौतिक चीजें हैं, गणवेश इत्यादि है, उसमें जो जो परिवर्तन जब जब हमको आवश्यकता लगी, हम सब लोग संगठन हैं, साथ बैठते हैं, साथ विचार करते हैं, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, उसमें से और अधिक परिष्कृत स्वरूप क्या हो सकता है उसको निर्धारित करते हैं और उस दिशा में मिलकर के सब चल पड़ते हैं।
1925 का संघ भी ऐसा था, 2025 का संघ भी ऐसा है, इसलिए संघ बिल्कुल नहीं बदला है। वैचारिक अधिष्ठान है क्या, विचारधारा है क्या, हम चाहते क्या है, संघ 100 वर्षों का हो गया और कब तक चलेगा, और किस विचारधारा को लेकर के चल रहा है, वो विचारधारा को व्यवस्थित डिफाइन करिए कि विचारधारा क्या है। विचारधारा के बारे में जब बात करते हैं तो एक 4-5 रटे रटाए शब्द मिलते हैं कि ये दक्षिणपंथी है, ये वामपंथी है, ये पूंजीवादी है, ये परंपरागत लोग हैं। फिर उनमें भी आपस में विभाजन है, वो किसी वाद को लेकर के जाते हैं, वो किसी वाद को लेकर के जाते हैं। वाद, इसको आप कह सकते हैं कि अतिशयता है ये। और जहां तक संघ की बात है तो संघ का विचार वो भारत के विचार पर है। भारत की व्याख्या जब करते हैं, भारत, ज्ञान में रत रहने वाला, ये हमने कई बार सुना है। सनातन समाज यहाँ का है, कालांतर में हम हिंदू कहलाने लगे, आज की हमारी पहचान हिंदू पहचान है, और इसलिए उस हिंदुत्व को, उस हिंदूपन को जो आचरण स्वरूप जी रहा है वो हिंदू समाज है। ऐसे इस हिंदू समाज का जो आचरणमय स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, ये हिंदुत्व का विचार है। विचारधारा का तात्पर्य भारत का विचार। भारत के विचार की जब बात करते हैं तो भारत हमेशा विश्व कल्याण की कल्पना करने वाली संस्कृति का देश रहा है, और कल्पना नहीं, यहाँ के नागरिकों ने इसको आचरण में लाए हैं, ऐसा किया है, इसके लिए प्रयास किए हैं, और इसलिए भारत के प्रति संपूर्ण विश्व की श्रद्धा ये रही है। हर प्रकार की श्रेष्ठता, चाहे आप आध्यात्म की कहें, चाहे जीवन मूल्यों की कहें, चाहे व्यापार की कहें, चाहे एक मानव सभ्यता, मानव संस्कृति, एक व्यवस्था देने की बात हो, तो रहे हम श्रेष्ठ। ये मैं नहीं कहता, ये सारे वाङ्मय, ये सारे शास्त्र, विश्व की अन्य संस्कृतियों का भारत के प्रति सम्मानजनक दृष्टि, इस बात को, इसको कहें तो परिभाषित ही नहीं, उसका एक प्रमाण भी है। ये चीज, इसी मूल स्वरूप के ऊपर ये भारत का व्यक्ति आना चाहिए। वो भौतिकवाद की दौड़ के अंदर जाकर के, या अथवा विभाजित मैं और मेरा परिवार तक सीमित न रह करके समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, इसको, यानी हमारा जो जीवन है वो मानव जीवन है, और मानव जीवन उद्देश्यपूर्ण है। केवल जन्म लेने और मृत्यु प्राप्त को तक अपना परिवार चलाने, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। ये आभास इस सनातन संस्कृति को, जो अपने वाङ्मय में पड़ती है, अपने स्वभाव व्यवहार में भी लाए। क्योंकि इतने लंबे समय से संघर्ष झेलते झेलते हम अपनी दिशा भटक गए, हम भूल गए, और इसलिए इस भारत के विचार को संघ ने स्वीकार करके हम इसी दिशा में बढ़ेंगे। और हम ये नहीं कहते संघ के नाते से कि इस काम को हम ही कर रहे हैं, हाँ, इस काम की सतत हर कालखंड में आवश्यकता रही है और वो होता रहा है। इस कलयुग के अंदर या इस कालखंड के अंदर ये उत्तरदायित्व संघ का आया है, इसलिए अपन कहते हैं संघे शक्ति कलो युगे। इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए संघ इस विचार की ओर, समाज को अपने और अपने परिवार से निकाल करके मैदान पर ला करके देश और अपने सोसाइटी, इसके लिए भी विचार करे, इसके लिए भी जो उसका मूल स्वभाव है, जो उसकी जीवन मूल्य है, उनको वो आचरण में लाए। और भारत धीमे धीमे ला रहा है, आप देख भी रहे। एक पिछले 50 सालों के कालखंड में देखिए, बल्कि मैं कहूंगा स्वाधीनता के बाद से, तो भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है तो करके दिखाया है। विश्व के किसी भी देश पर आक्रमण करने के लिए भारत के लोग नहीं गए हैं। भारत के लोग विश्व के जिस भी स्थानों पर बैठे हैं वो दया, धर्म, संस्कृति, परोपकार, सहानुभूति, संवेदना, इन सब के साथ जिए हैं। समाज के उत्थान विकास में जितना योगदान अपेक्षा होती है उतना वो करते हैं, विश्व के हर देश में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा तो कोरोना की वैक्सीन केवल भारतवासियों ने स्वयं नहीं लगाई, हमने जो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसी को परिलक्षित करते हुए विश्व के अनेक देशों को दिया। हाँ, बदनाम करने वाली कई ताकतें हैं, वो हमको हंगर इंडेक्स पर डालना चाहती है कि आप 110 नंबर पर है, आप 111 नंबर पर है, और जिसको आपने 102 नंबर दे रखा है उसको हजारों टन फ्री ऑफ कॉस्ट मानवीय सहायता स्वरूप अनाज उपलब्ध वो करा रहा है, जिसको आप हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे 110 नंबर पर रख रहे हैं। ये षड्यंत्र ही कहेंगे। उसके बाद भी भारत योग दे रहा है, भारत फैमिली सिस्टम दे रहा है, भारत विश्व शांति का मध्यस्थ बना हुआ है, था भी है। इसलिए हमने कहा कि मूल स्वरूप में लाना है। हम कोई अलग काम कर रहे हैं, संघ कोई अलग विचार लेकर के चला, ये नहीं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि संघ का अपना जो विचार है वो इस देश का विचार है, इसी देश का मूल विचार है, और इसलिए भारत का विचार ही संघ का विचार है।